वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 402 के लेक्चर नंबर 23 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है पार्शली प्रोसेस्ड यूनिट। सो पार्शली प्रोसेस्ड यूनिट जो है वो ऐसे यूनिट होते हैं जो कि पार्शली तौर पर प्रोसेस होते हैं। ये जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट है, इससे मुराद ये कि पार्शियली कंप्लीटेड गुड्स, ऐसे गुड्स जो कि पार्शियली तौर पे कंप्लीट हुए हैं, मुकम्मल तौर पे कंप्लीट नहीं हुए और स्टिल जो है ये प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हैं जब एंड होता है अकाउंटिंग पीरियड का। अंडरस्टैंड करना ऐसे यूनिट्स को जो है क्रूशल होता है एक्यूरेट अकाउंटिंग के लिए, क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं रिसोर्सेज जो कि टाइड अप होते हैं अनफिनिश प्रोडक्शन के अंदर। अब है इक्विवेलेंट यूनिट। तो फिर इक्विवेलेंट यूनिट का भी कॉन्सेप्ट आता है। वो जो कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट यूनिट का, ये एक तरीका होता है कि एक्सप्रेस किया जाए पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ फुली यूनिट के मुताबिक, यानी कि जो फुली कंप्लीटेड यूनिट है उसके मुताबिक जो है वो पार्शियली जो कंप्लीटेड यूनिट है उनको एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर। जैसे कि 100 यूनिट्स, अगर 100 यूनिट्स 50% कंप्लीट होंगे तो वो बराबर होंगे, जाहिर बात है, 50 कंप्लीट यूनिट्स के। सिंपल सी बात है, आधे कंप्लीट हुए 100 यूनिट्स तो वो 50 कंप्लीट यूनिट्स के जो है वो बराबर होंगे। यही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। अब है फीफो एंड दी वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कॉस्ट एलोकेशन। फीफो और जो वेटेड एवरेज मेथड है कॉस्ट एलोकेशन का, फीफो जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। दो कॉमन मेथड है एलोकेट करने के लिए कॉस्ट जो है, फीफो एंड वेटेड एवरेज। और ये मेथड जो है वो डील करते हैं कि कैसे हम अकाउंट करेंगे बिगनिंग जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है। लेकिन जाहिर बात है चैलेंज भी जाहिर बात है आता है। जो प्रेजेंस है बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की, ये ऐड करती है कॉम्प्लेक्सिटी कॉस्ट एलोकेशन के अंदर। और जो फिर नीड है स्पेसिफिक मेथड की, जैसे कि फीफो और जो वेटेड एवरेज होते हैं। बेसिकली जो है वो दो मेथड्स होते हैं अकाउंटिंग के चेंजेस के लिए, वेटेड एवरेज और जो है वो फीफो। अब वेटेड एवरेज को थोड़ा यहाँ पर डिटेल में जो है वो बताया जा रहा है। तो वेटेड एवरेज मेथड कैलकुलेट करता है एवरेज कॉस्ट जो है, इसमें इसी वजह से इसको वेटेड एवरेज कहते हैं कि एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करता है पर इक्विवेलेंट यूनिट कंबाइन करते हुए। जो कॉस्ट होती है बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की, और कॉस्ट जो कि ऐड की जाती है करंट पीरियड के दरमियान और फिर डिवाइड किया जाता है टोटल इक्विवेलेंट यूनिट से। और ये जो मेथड है ये डिस्टिंग्विश नहीं करता यूनिट्स के दरमियान में जो कि थे बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस के अंदर और जो यूनिट्स जो कि स्टार्ट हुए करंट पीरियड के दरमियान। और ये ट्रीट करता है तमाम यूनिट्स को जैसे कि वो स्टार्ट हुए और वर्क हुए करंट पीरियड के दरमियान, यानी कि तमाम यूनिट्स को एक तरह से इक्वल ट्रीट किया जा रहा होता है, क्योंकि एवरेज लिया जा रहा होता है। असल में यहाँ पर एवरेज का जो है वो सिलसिला होता है। अब आपके सामने एक जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो है, यहाँ पर जो है वो मिनी शॉप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। अब यहाँ पर जो यूनिट्स ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है वो 200 हैं, जबकि यूनिट जो कि डाले गए प्रोसेस के अंदर वो 200 डाले गए, और जो यूनिट कंप्लीट हुए ट्रांसफ़र आउट हुए वो 1000 हो गए। जो यूनिट है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के वो 100% कंप्लीट हुए एज़ पर डायरेक्ट मटेरियल, और 75% हुए डायरेक्ट लेबर और जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसके मुताबिक। जो कॉस्ट इनकर्ड हुई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में कुछ इस तरीके से आई कि डायरेक्ट मटेरियल जो 600 रुपीज़, डायरेक्ट लेबर 200 और फैक्ट्री ओवरहेड जो 100, यानी कि टोटल 900 आ गया। और जो कॉस्ट इनकर्ड आई अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान यूनिट्स के ऊपर जिनको रखा गया प्रोसेस में, उसमें डायरेक्ट मटेरियल 20,000, डायरेक्ट लेबर 10,000, फैक्ट्री ओवरहेड 8,000, टोटल जो है 38,000। अब आपने प्रिपेयर करना है यहाँ पर इस प्रैक्टिस के अंदर जो आपको करवाया जा रहा है, एक जो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है प्रोसेस 1 का यूज़ करते हुए फीफो और जो वेटेड एवरेज मेथड है इन्वेंट्री कॉस्टिंग का। अब आपके सामने यहाँ पर मौजूद है सॉल्यूशन और आपको बताया जा रहा है अब ये इसमें क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग आएगी जाहिर बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की, डिपार्टमेंट 1। क्वांटिटी स्केड्यूल है जिसमें है यूनिट्स ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो कि 200 हैं, और ये वो यूनिट है जो कि ऑलरेडी थे प्रोडक्शन के अंदर बिगनिंग के ऊपर अकाउंटिंग पीरियड के। और फिर आते हैं यूनिट पुट इनटू प्रोसेस जो कि 800 हैं, और ये वो यूनिट है जो कि डाला गया जिनको प्रोसेस में, और ये 800 हैं। और फिर आ जाते हैं हमारे पास जो अब इनको टोटल हम देखते हैं तो जो यूनिट कंप्लीटेड और ट्रांसफ़र आउट हुए वो 1000 हमारे पास आ जाता है।
ये वो यूनिट हो गए जो कि फिनिश हुए, मूव हुए नेक्स्ट स्टेज तक प्रोडक्शन प्रोसेस के। और फिर आती है कॉस्ट एक्यूमुलेटेड इन द प्रोसेस, जो जमा हुई, जो कॉस्ट जमा हुई। डायरेक्ट मटेरियल जो आया वो आया हमारे पास 6000 में, जब हमने ऐड किया 20,000 को तो ये 26,000 जो है वो बन गया डायरेक्ट मटेरियल। सो जो टोटल कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल की यूज़ की हुई, और इसमें शामिल है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल जो कि यूज़ हुआ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में 6000, और डायरेक्ट मटेरियल जो कि डाला गया प्रोसेस में पीरियड के दरमियान 20,000 का, सो दोनों आ गई। और उसके अलावा फिर डायरेक्ट लेबर आ गया, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो कि ओपनिंग था 22,000 और 10,000 था जो कि प्रोसेस के दरमियान जो है वो डाला गया। और फिर फैक्ट्री ओवरहेड आ गया जो कि ओपनिंग था 1,000 और जो है वो डाला गया प्रोसेस के दरमियान 8,000 का। सो जो टोटल आया वो आया 47,000। और उसके बाद फिर जो कैलकुलेशन है इक्विवेलेंट यूनिट्स की, जो इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन की जा रही है। एज़ टू डायरेक्ट मटेरियल के अंदर अगर हम देखें तो 200 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स जिनको कंसिडर किया जा रहा है 100% कंप्लीट डायरेक्ट मटेरियल के, और इसके अलावा जो 800 यूनिट्स जिनको डाला गया उनको भी कंसिडर किया जा रहा है 100% जो है वो डायरेक्ट मटेरियल के लिए। सो जो इक्विवेलेंट बन गए वो बन गए 800। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हुई है कि ये जो है 0% है, जो 200 यूनिट रहा है ये 0% रहा है ये जो है, तो इसीलिए यहाँ पर 800 टोटल आ गया। और इसी तरह से जो कन्वर्जन का कॉस्ट जो आई है इसको अगर हम देखते हैं तो जो 200 आई है जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की, ये सिर्फ 25% है, इसलिए कंप्लीट हुई है, इसको 25% लिया जा रहा है, जबकि 800 जो है वो 100% कंप्लीट हुई है, इसी वजह से 850 जो है वो बन जाएगी इक्विवेलेंट। और फिर आ जाता है यूनिट कॉस्ट के अंदर हमारे पास फीफो आ जाता है। सो जो टोटल डायरेक्ट जो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर डायरेक्ट मटेरियल की 20,000 जो आई है यहाँ पर कॉस्ट, इसको हमने डिवाइड कर रहे हैं 800 से, और उसके बाद जो आंसर आ रहा है वो 25 आ रहा है। इसी तरह डायरेक्ट लेबर की जो 10,000 है उसको 850 से हम कर रहे हैं, और इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड भी, क्योंकि जो कन्वर्जन कॉस्ट है उसमें फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर दोनों आते हैं, इसको 850 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास जब हम डिवाइड कर देंगे और इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर जो फिगर जो एक्चुअली आई है, आंसर नहीं बल्कि फिगर आ रही है, वो है 46.1765 हमारे पास फिगर आ जाएगी। अब आ जाता है कॉस्ट अपॉर्शनमेंट या फिर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है फीफो के हिसाब से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। सो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, कॉस्ट जो कि ऑलरेडी इनकर्ड हुई ओपनिंग प्रोसेस के वर्क इन प्रोसेस के ऊपर, वो 900 जो इनकर्ड हुई है। और इसके अलावा ये कि जो मटेरियल की है 100% कंप्लीट वो ज़ीरो है, और लेबर जो है वो 200 जो कि 25% है। लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कॉस्ट जो है वो एलोकेट की गई है, जो कि बेस करती है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के ऊपर। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 25% जो है वो कंप्लीट है दोनों के लिए, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों के लिए। इसी वजह से जो कॉस्ट एलोकेट की गई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लेबर के जो यूनिट्स हैं 200, सो इसको 25% से जो है वो मल्टीप्लाई किया गया है, 25% इसका जो है वो निकाला गया है। और फिर जब उसको मल्टीप्लाई किया 11.757647 से, तो फिर 588 जो है इसका हमें फिगर जो है वो दिखाई देती है। और ये वाली जो फिगर है 11.7647 वाली हमें पिछले स्टेप से मिली है। और इसके बाद फिर जो फैक्ट्री ओवरहेड है, ज़ाहिर बात है ये भी ज़ाहिर बात है 25% कंप्लीट है, तो 200 को किया इससे, और फिर 9.4118 की जो पिछली स्टेप वाली फिगर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 471 आ जाएगा हमारे पास। और जो भी टोटल आ रहा है वो आ रहा है 10,059 आ जाता है। अब है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स पुट्स इन दी प्रोसेस ड्यूरिंग पीरियड। अब जो डाली गई पीरियड के दरमियान, सो जो यूनिट है वो 800 है, और ये जो है ज़ाहिर बात है जो कॉस्ट निकाली हमने पिछले स्टेप से 46.1765 उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा जो है वो ये फिगर आ जाएगी हमारे पास। अब आता है कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वेटेड एवरेज मेथड। सो जो
मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट है 100 यूनिट्स की। सो अनवेटेड एवरेज मेथड के अंदर तमाम जो यूनिट्स होते हैं प्रोडक्शन के अंदर उनको ट्रीट किया जाता है एज अ सिंगल पूल, और इक्विवेलेंट यूनिट जो है दोनों के डायरेक्ट मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट के सेम है, जो कि टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट होते हैं जो कि कंप्लीट हुए ट्रांसफ़र आउट हुए, जो कि 100 यूनिट्स हैं। और फिर है यूनिट कॉस्ट वेटेड एवरेज। सो हमारे पास जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है पहले। सो डायरेक्ट मटेरियल जो कि 26,000 है, उसको डिवाइड कर रहे हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है डायरेक्ट मटेरियल के लिए 1000 से ताकि हासिल करें। जो यूनिट कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल की 26 निकल के आती है। और फिर डायरेक्ट लेबर होता है जो कि 2000 को हम डिवाइड कर रहे हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स जो कन्वर्जन के हैं 1000 के, और तो फिर हमारे पास आती है यूनिट कॉस्ट 12 निकल के आती है। और इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 9000, उसको हम डिवाइड करें इक्विवेलेंट यूनिट जो है कन्वर्जन के लिए 1000, और आते हैं हमारे पास जो है वो 9 जो यूनिट कॉस्ट आती है, और टोटल जो है इनका 47 जो है वो बन जाता है। उसके बाद आती है फिर कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, कॉस्ट को जब अपॉर्शन किया जा रहा है। सो वेटेड एवरेज मेथड के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आई है वो 47,000 जो है वो हमारे पास आई है। यहाँ पर जो टोटल आई है हमारे पास जो कॉस्ट ट्रांसफ़र की जा रही है नेक्स्ट डिपार्टमेंट को। सो यूनिट्स हमारे पास 1000 है और 47 हमारे पास यहाँ से आया है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 47,000 जो है वो आ जाएगी फिगर। सो जो इनपुट होता है उससे हमारे पास आउटपुट आता है। इनपुट से जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं इनपुट से ही आउटपुट बनता है। और आउटपुट भी हमारे पास जो है वो एक तरफ जॉइंट प्रोडक्ट होती है जो कि मेन प्रोडक्ट्स होती हैं, और बाय प्रोडक्ट होती है जो कि मेन प्रोडक्ट नहीं होती, लेकिन ये भी ज़ाहिर बात है ऐसा नहीं होता कि ये बिल्कुल ही कोई बेकार सी चीज़ है। ये भी यूज़फुल हो सकती है कभी कभी, और ये तो कंसिडरेबली तौर पे सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट होती है। जॉइंट प्रोडक्ट से मुराद ये होता है कि एक साथ जब एक चीज़ बना रहे हैं तो उसके साथ दूसरी चीज़ें भी बन रही होती हैं या दूसरी चीज़ें भी हमें मिल रही होती हैं, वो जॉइंट प्रोडक्ट होती हैं। और ये सिग्निफिकेंट वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं। एक वैल्यूएबल चीज़ के साथ दूसरी वैल्यूएबल चीज़ भी हमें हासिल हो रही है, वो जॉइंट प्रोडक्ट है। जबकि दो वैल्यूएबल चीज़ के साथ हमें कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जो कि वैल्यूएबल नहीं है और वो इंसिडेंटल है, उसको हम बाय प्रोडक्ट कहेंगे। और उस बाय प्रोडक्ट की भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर बात है उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होगी। ये जो है बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल से डीजल और पेट्रोल जो ये जॉइंट प्रोडक्ट होती हैं, क्योंकि इन दोनों की ही आप जानते हैं वैल्यू ऑलमोस्ट जो है वो हम सिमिलर कह सकते हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होता है इनकी प्राइस में, लेकिन ज़ाहिर बात है दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये। और इस तरह शुगर केन जूस में से आप देखते हैं कि हस्क या पल्प जो है एक बाई प्रोडक्ट जो है वो हमें दिखाई देती है। और फिर ज़ाहिर बात है इसकी अकाउंटिंग बाकायदा की जाती है जॉइंट प्रोडक्ट्स के लिए। सो जॉइंट प्रोडक्ट्स जो है जो क्या आती हैं सेम प्रोसेस से, इनके लिए रिक्वायर होता है सेपरेट अकाउंटिंग प्रोसीजरल, ताकि ट्रैक कर सकें उनकी कॉस्ट भी और प्रॉफिटेबिलिटी भी। कॉस्ट अपॉर्शनमेंट्स भी की जाती हैं। जॉइंट कॉस्ट को ज़रूरी होता है कि एलोकेट किया जाए इंडिविजुअल्स को। सो इन जॉइंट कॉस्ट जॉइंट इंडिविजुअल की जो जॉइंट प्रोडक्ट हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर्पसेस के लिए, और बहुत से मेथड जो है वो इस तरह की एलोकेशन के लिए होते हैं। फिजिकल मेजरमेंट होती है जॉइंट प्रोडक्ट्स की। सो जब जॉइंट प्रोडक्ट्स की जो है वो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं जैसे कि लीटर या किलोग्राम वगैरह, तो ज़ाहिर बात है उनको हमें ज़रूरत है कि कन्वर्ट करें कॉमन यूनिट के अंदर ताकि कंसिस्टेंट हम एलोकेशन कर सकें। और वेइंग फैक्टर्स होते हैं कि कुछ जॉइंट कॉस्ट जो है हो सकता है इक्व इनकट ना करें इक्वली तौर पे तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें। और वेइंग फैक्टर्स जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं अकाउंट के लिए इन डिफरेंसेस के कॉस्ट अपॉर्शनमेंट के दरमियान। और फिर आता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मेथड जो है एलोकेटिंग करने के लिए जॉइंट कॉस्ट जो है, और ये मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है, यूज़ करता है रिलेटिव मार्केट वैल्यू हर प्रोडक्ट की स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर, ताकि एलोकेट किया जाए कॉस्ट। और अगर प्रोडक्ट जो है वो गुज़रती है मज़ीद मराहिल से प्रोसेसिंग के स्प्लिट ऑफ पॉइंट होने के बाद, सो और एडिशनल जो कॉस्ट आती है उसको ज़ाहिर बात है डिडक्ट किया जाएगा मार्केट वैल्यू से इससे पहले कि एलोकेट किया जाए जॉइंट कॉस्ट। और ये इंश्योर करता है एक्यूरेट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अब आपके सामने जो है वो कॉस्टिंग या वैल्यूएशन है जॉइंट और बाई प्रोडक्ट की एक एग्जांपल जो है आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। अब ये थोड़ा सा ज़रा इसमें छोटा आपको दिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको कोशिश की जाएगी समझाने की। सो
अब इसमें ये कि फिजिकल क्वांटिटी मेथड कॉस्ट एलोकेशन एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सो 1960 लीटर जो है वो फ्रेश मिल्क जो है उसको प्रोसेस के अंदर डाला गया, और स्किम मिल्क है इसमें 1000 लीटर, क्रीम जो है 500 लीटर, बटर जो है वो 200 लीटर, घी जो है वो 100 लीटर, योगर्ट जो है वो 60, और मिसलिनियस जो है वो 60 लीटर। और जो कॉस्ट आई 1960 लीटर मिल्क की वो आई 15,680। अब जो है वो इसका नीचे जो है वो सोल्यूशन आपको जो है वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो है वो क्या किया जा रहा है कि स्किम मिल्क के लिए हम अगर करेंगे, अच्छा यहाँ पर ये तो बता दिया गया कि जो टोटल कॉस्ट आई, लेकिन जो कॉस्ट एलोकेट की गई है हर प्रोडक्ट को, वो अब जो है निकालनी है। असल में सिर्फ यही है कि जो कॉस्ट एलोकेट की गई, सो ऊपर आ जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऊपर आ जाएगी, उसको हम ऊपर लिखेंगे और फिर डिवाइड करेंगे जो टोटल क्वांटिटी है जो कि 1960 है मिल्क की, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो करंट प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उससे। तो फिर हम देख सकते हैं कि 8000 मिल्क के केस के अंदर आ रहा है। इसी तरह क्रीम के अंदर भी यही करेंगे हम कि टोटल कॉस्ट को हम ऊपर लिखेंगे जो कि 15,680 है, डिवाइड करेंगे हम उसको जो टोटल क्वांटिटी है, और मल्टीप्लाई हम कर लेंगे करंट जो क्वांटिटी है उसके साथ, जो कि आ जाएगी हमारे पास 4000। इसी तरह बटर के अंदर भी हमने करना है, घी के अंदर भी, योगर्ट के अंदर भी, मिसलिनियस के अंदर भी। तो इस तरह हम हर एक प्रोडक्ट की निकाल लेंगे। सो अकाउंटिंग जो है वो बाई प्रोडक्ट के लिए भी जो है वो होती है। सो दो अप्रोचेस हैं, इनकम अप्रोच और जो है वो कॉस्टिंग अप्रोच। सेल्स इनकम आती है। सो रिकग्नाइज किया जाता है बाई प्रोडक्ट की रेवेन्यू को एज अ सेपरेट जो है वो इनकम स्ट्रीम के तौर पर, और रिड्यूस किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बाई प्रोडक्ट रेवेन्यू से, और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की हम बात करें, रिड्यूस किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर को बाय प्रोडक्ट के रेवेन्यू से। रियलाइजेबल इनकम आ जाता है फिर। इस अप्रोच में कॉस्ट जो मेन प्रोडक्ट की रिड्यूस की जाती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ज़रिए बाय प्रोडक्ट की। क्रेडिट किया जाता है जो कॉस्ट होती है मेन प्रोडक्ट की, किसके साथ, रिप्लेसमेंट कॉस्ट या फिर जो प्री डिटरमाइंड प्राइस है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है, सो वैल्यू की जाती है बाई प्रोडक्ट को इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट से या फिर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और इसके अलावा प्री डिटरमाइंड प्राइस या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट, सो वैल्यू दी जाती है बाई प्रोडक्ट को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर या फिर जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है। अब आपके सामने एक प्रैक्टिस जो है वो क्वेश्चन है यहाँ पर। सो एक क्वेश्चन जो है वो बाई प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं दिया गया है, जबकि प्रोडक्शन जो एयर के दरमियान हुई वो ये हुई कि जो मेन प्रोडक्ट है 4000, जबकि बाई प्रोडक्ट जो है वो है 800 है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 400 है। मेन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का जो है वो 100 है, जबकि कॉस्ट जो इनकर्ड हुई मेन प्रोडक्ट की 64,000 है, बाई प्रोडक्ट की कुछ भी नहीं है, और कॉस्ट ऑफ 3600 जो यूनिट्स हैं वो 57,600 है मेन प्रोडक्ट की, बाय प्रोडक्ट का कुछ नहीं। और जो सेल्स प्राइस है पर यूनिट, मेन प्रोडक्ट 30 की है, जबकि बाय प्रोडक्ट जो है 2.50। आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है सेल प्राइस के अंदर। मेन प्रोडक्ट 30 की है तो बाय प्रोडक्ट सिर्फ 2.50 की है। और फर्दर प्रोसेसिंग जो कॉस्ट आएगी बाई मेन प्रोडक्ट पे 30 आएगी, मेन प्रोडक्ट पे कॉस्ट भी ज़ाहिर बात है ज़्यादा है आएगी, और जो बाई प्रोडक्ट की आएगी वो, अच्छा सॉरी, जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है मेन प्रोडक्ट की कुछ भी नहीं है, जबकि बाई प्रोडक्ट की जो है वो 0.50 है। सो मेथड वन है ट्रीट एज एन अदर इनकम का। ये मेथड रिकग्नाइज करते हैं रेवेन्यू जो है बाय प्रोडक्ट सेल्स जो है एज अ अदर इनकम, और सेपरेट होता है मेन प्रोडक्ट जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। और ये अप्रोच सिंप्लीफाई करती है कैलकुलेशंस जो है एलोकेट ना करते हुए कोई भी जो है मेन जो है प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बाय प्रोडक्ट, और नेट इनकम जो आती है बाय प्रोडक्ट से उसको ऐड किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर मेन प्रोडक्ट से। अब कुछ स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसका जो है वो प्रोसेस है। सेल्स जो हुई उसको 3600 यूनिट्स की 30 रुपीज़ के ऊपर हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 रुपीज़ जो है वो उसके जो है वो प्राइस है, और जो यूनिट सेल हुए वो 3600 हुए, इसीलिए
जो टोटल बना अमाउंट वो बना 1,08,000 का, और फिर उसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो ओपनिंग स्टॉक में हमें कुछ भी नहीं दिया गया, आप देख सकते हैं। और जो प्रोडक्शन कॉस्ट हुई वो हुई 64,000 की, और फिर उसमें से हम लेस कर देंगे जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक जो बन रहा है वो। अब जो यूनिट्स है क्लोजिंग स्टॉक के वो 400 है, क्योंकि टोटल जो है वो 4,000 प्रोडक्शन हुई थी ईयर के अंदर, जिसमें से 3600 तो हमारे सेल हो गए, तो 400 यूनिट बने। इसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो हमारी कॉस्ट आई थी वो 16 आई थी, तो ये 6400 बन जाएगा। और ये 16 कॉस्ट आई थी, जब 64,000 को डिवाइड किया जाए 4,000 से, वहाँ से इसको जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसको, और 57,600 आएगा जब इसको 64,000 से किया हमने। और फिर जब इस अमाउंट को हम 57,600 को करेंगे 1,08 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट 50,400 का। और फिर जो अदर इनकम है वो 1,400 रुपीज़ की अदर इनकम, 1,400 रुपीज़ की अदर इनकम है। जब इसको ऐड किया हमने तो आ गया हमारे पास 51,800। अच्छा, जो सेल हुई बाई प्रोडक्ट की, इसमें से हमने लेस करना था जो फर्दर प्रोसेसिंग है, इसी तरह हमने 1,400 को जो है वो हासिल किया असल में। सो 800 जो प्रोड्यूस्ड हुए उसमें से हमने माइनस किया, जब 100 के क्लोजिंग स्टॉक को, जो बाई प्रोडक्ट का है, बाई प्रोडक्ट के 800 जो है वो प्रोड्यूस हुए, और जो है वो 100 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक था उसको हमने माइनस किया, तो हमारे पास जो है वो 700 आ गए यूनिट्स। और 2.5 जो है इसकी हमें जो है वो ज़ाहिर बात है मिल रही है, जो उसकी हमें सेल्स प्राइस है, उससे फिर हमने जब मल्टीप्लाई किया उसको तो हमारे पास आएगा 1,750। और फिर उसमें से हमने लेस किया जो फर्दर प्रोसेसिंग है, फर्दर प्रोसेसिंग जो आ रही है 0.50 की, 700 से किया, 700 यूनिट्स के ऊपर उसको हम लेस करेंगे तो 1,400 आ गया। तो ये 1,400 हमने यहाँ से हासिल किया। अब इसका मेथड 2 है, एक और जो है वो मेथड आपके सामने है। सो ट्रीट किया जाता है एज अ डिडक्शन जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। सो जो सेल्स हुई बिल्कुल वही अमाउंट जो पीछे है, 1,08,000 का वो आ गया, और अब हम सेल्स में से लेस कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो ओपनिंग तो स्टॉक हमें बिल्कुल ही ज़ीरो गिवन है, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई वो हमारे पास 64,000 जो है आई, और उसमें से हमने लेस किया जो कि क्लोजिंग था हमारा 400 यूनिट्स, और 16 रुपीज़ के ज़ाहिर बात है हमें पड़े, 16 के हमें पड़ी कॉस्ट। सो उसको हम जो है वो लेस कर रहे हैं, हमारे पास आ गया अमाउंट 57,600 का। और जो सेल्स वैल्यू है बाई प्रोडक्ट की, जो 1,400 हमने पीछे निकाली थी, फिर जब हमने उसको माइनस किया, हमारे पास एक वैल्यू आ गई 56,200 की, और इस 56,200 को जब हमने 1,08,000 में से माइनस किया तो 51,800 हमारे पास आ गया। अब जो है वो कॉस्ट एलिमेंट है, कॉस्ट के अंदर जो है वो डायरेक्ट मटेरियल होता है जो कि एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो कि प्रोडक्शन के साथ जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, ये डिपेंड करती है कि प्रोडक्शन कम या ज़्यादा होती है। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर है, ये भी ज़ाहिर बात है जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती रहेगी। और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट के अंदर वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों शामिल होती हैं। फिक्स कॉस्ट जैसे कि आपको पता है कि जो प्रोडक्शन से जिसको असर नहीं पड़ता है वो मतलब फिक्स रहती है वो, जैसे कि रेंट वगैरह है वो। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को जो ट्रीट किया जाता है एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, और एलोकेट किया जाता है यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए, और इन्वेंट्री कॉस्ट में जो है वो शामिल है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्टिंग जो होती है इसमें क्या है कि फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को ट्रीट किया जाता है एज अ पीरियड कॉस्ट, और जो एक्सपेंस होते हैं पीरियड के अंदर जो इनकर्ड होने वाले। इन्वेंट्री कॉस्ट में सिर्फ शामिल होता है वेरिएबल कॉस्ट, और डिफरेंस जो है वो इसमें होता है कि कैसे फिक्स ओवरहेड जो है उसको ट्रीट किया जाता है, और उससे क्या होता है डिफरेंट प्रॉफिट फिगर्स आते हैं दो मेथड्स के अंदर, जब प्रोडक्शन और जो सेल्स वॉल्यूम है वो डिफ़र करते हैं। अब आपके सामने एक और जो है वो प्रैक्टिस जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है, जिसमें एक जो है वो
कंपनी के बारे में कि जो कि प्रोड्यूस करती है एक सिंगल प्रोडक्ट, और उसका जो है वो कुछ बजट इस तरीके से है। जो कंपनी का कॉस्ट बजट पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट है, उसमें सेलिंग प्राइस जो है वो 10 है, डायरेक्ट मटेरियल 3 है, डायरेक्ट वेजेस 2 है, और वेरिएबल ओवरहेड जो 1 है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो है, जो फिक्स है बिल्कुल, मतलब यानी कि रेंट वगैरह या इस तरह की चीज़ है, वो जो है वो 10,000 है। और जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो कितना है, 5,000 यूनिट पर मंथ, यानी कि 5,000 जो है वो चीज़ यूनिट जो है वो बनते हैं एक महीने के अंदर। अब कैलकुलेट करना है अपने पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट एक यूनिट की कॉस्ट जो आएगी। और दो मेथड्स यूज़ करते हुए, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग, इन दोनों को यूज़ करते हुए। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट में, सो जो डायरेक्ट मटेरियल है वो 3 है, डायरेक्ट वेजेस वो 2 हैं, और वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 1 है। और जो एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड है, जो फिक्स ओवरहेड आपको ऊपर बताया गया है, वो जो है वो 10,000 है। और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पर मंथ 5,000 के, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। सो जो टोटल कॉस्ट आई पर यूनिट के हिसाब से वो 8 आई। एक इजी तरीके से इसको जो यहाँ कैलकुलेट कर लिया गया। इसी तरह जो मार्जिनल कॉस्ट आई है पर यूनिट के हिसाब से, डायरेक्ट मटेरियल आया कितना, 3, डायरेक्ट वेजेस आए 2, और वेरिएबल ओवरहेड आया 1। जब इन सबको ऐड किया तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 6 आ गई हमारे पास। अब है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसको डिफाइन किया जाता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट जो कि कंट्रीब्यूट करता है कवर करने के लिए फिक्स कॉस्ट, और फिर जो है वो जनरेट करना जो है वो प्रॉफिट। और इसका फार्मूला होता है सेल्स माइनस से जब हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स को। और अब आपके सामने दिखाया जा रहा है इसकी जो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो दिखाई जा रही है। इसमें जो है वो सेल्स है, जो सेल्स हुई है उसमें से हम लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, तो हासिल होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और फिर अगर उसमें से हम लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट को, तो हासिल होता है प्रॉफिट। सो प्रॉफिट जो है वो कंट्रीब्यूशन है जब उसमें से लेस कर दिया जाता है फिक्स कॉस्ट को। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ये इफेक्टिवली कैलकुलेट किया जाता है एक स्टेज में, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है वो ऑलरेडी उसमें शामिल होती है फिक्स कॉस्ट। सो सेल्स में से हम माइनस करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, तो प्रॉफिट को हम हासिल कर लेते हैं। अब जो है वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, एक टेक्निक है अंडरस्टैंड करने के लिए रिलेशनशिप जो है कॉस्ट के दरमियान, वॉल्यूम के दरमियान और प्रॉफिट के दरमियान। और ये रिलाई करता है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो कॉस्ट बिहेवियर होता है फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल, क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है जबकि वेरिएबल जो वेरी कर जाती है, उसमें फ़र्क आता है। और ब्रेक इवन पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं होता और ना कोई लॉस होता है। एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ना कोई लॉस कर रही है, ना वो कोई प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। सो अजम्पशन है जहाँ जिनको यूज़ किया जाता है सीवीपी एनालिसिस के अंदर। सो कांस्टेंट कॉस्ट, कांस्टेंट वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस होती है। पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस है वो रहती है कांस्टेंट, रिगार्डलेस के जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा कांस्टेंट फिक्स कॉस्ट होती है टोटल के अंदर। टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो रहती है फिक्स कांस्टेंट एक्चुअल, रिगार्डलेस की जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है। लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है जैसे ही वॉल्यूम जो है वो चेंज होता है। सो सीवीपी एक रिलेशनशिप है फॉर वेरिएबल्स का, सेल्स का जो है वो वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम जो है वो क्या है, लेवल ऑफ एक्टिविटी है, टिपिकली मेजर किया जाता है यूनिट्स प्रोड्यूस या सोल्ड के अंदर। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ये कॉस्ट होती है, ज़ाहिर बात है, जो कि वेरी करती है, बढ़ती है जैसे जैसे कभी भी प्रोडक्शन बढ़ेगी। फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है, जैसे कि रेंट की मिसाल पीछे भी दी गई है आपको। और फिर नेट इनकम आती है जो कि प्रॉफिट से जुड़ी है, कि जब सब कुछ माइनस कर दिया जाता है सारे एक्सपेंसेस वगैरह, तो फिर नेट इनकम जो है वो आ जाती है। सीवीपी एनालिसिस जो है वो एक टूल होता है जिसको डिसीजन मेकिंग के लिए, और दो जो है वो अप्रोचेस हैं सीवीपी एनालिसिस की, कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच और जो ब्रेक इवन एनालिसिस की अप्रोच होती है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच और सीवीपी एनालिसिस को अगर हम देखें, सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ये एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे जो अगर लिखा हुआ है इसके मुताबिक कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पहले जो है वो कवर करता है फिक्स कॉस्ट को, पहले जो है पूरा किया जाएगा फिक्स कॉस्ट को, और जो रिमेनिंग रह जाती है
रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो होता है वो जो है वो प्रॉफिट है। और जो इनकम स्टेटमेंट है यूज़ करना कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट जो है इनकम स्टेटमेंट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर है कंट्रीब्यूशन मार्जिन के। सो इसी तरह से कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स कॉस्ट बराबर प्रॉफिट के जो है हेल्पफुल होता है एनालिसिस के लिए, सीवीपी एनालिसिस के लिए। सो अब यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है फॉर्मेट के सेल्स में से उसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन और फिर फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाता है। अब ब्रेक इवन जो कि पहले भी आपको बताया गया था पिछले स्लाइड्स में भी कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सेल्स रेवेन्यू इतना आ जाता है कि टोटल कॉस्ट के बराबर होगा, या तो प्रॉफिट भी नहीं होगा या तो और ना ही लॉस होगा। और फिर आ जाता है फिर टोटल जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये आ जाता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है अचीव करने के लिए एक डिज़ायर्ड प्रॉफिट लेवल जो है, और इसको कैलकुलेट किया जाता है कुछ इस तरीके से जैसे कि फिक्स कॉस्ट में हम ऐड करते हैं टारगेट प्रॉफिट। यहाँ पे दिखा हुआ है इसका कैलकुलेट करने का। फिक्स कॉस्ट में जब हम ऐड करते हैं टारगेट प्रॉफिट को, टारगेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो होता है, और जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है उसको हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं कि वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट, उसमें से हम लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को। उसके बाद आता है फिर टारगेट सेल्स इन नंबर ऑफ यूनिट्स। सो ये किस तरीके से किया जाता है कि टारगेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड किया जाता है यूनिट कंट्रीब्यूशन से। अब आपके सामने जो है वो प्रैक्टिकल जो है वो एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक्चुअली। अब एक फर्म का डेटा है जिसमें सेल्स जो है वो 700 यूनिट की हुई और 8 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से हुई, सो 5600 की हुई। और जो वेरिएबल कॉस्ट आई वो आ गई 4200 की, जो कि 700 यूनिट हैं तो 6 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 4200 बनते हैं। सो जब सेल्स में से कंट्रीब्यूशन मार्जिन को माइनस किया, सॉरी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया गया तो 1400 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया, और जो कि फिक्स कॉस्ट थी 1000 की, जब उसको माइनस किया गया तो प्रॉफिट आ गया। और जो फिर वेरिएबल कॉस्ट ओवर सेल्स हुई इसके अंदर 4200 जो कि वेरिएबल कॉस्ट है उसको जब डिवाइड किया गया सेल्स से और फिर मल्टीप्लाई किया गया 100 से, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है तो ये आ गया 75%। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन ओवर सेल्स जो है इसमें 1400, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात हो रही तो 1400 जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, उसको डिवाइड किया जा रहा है सेल्स से और मल्टीप्लाई किया जा रहा है 100 से, परसेंटेज की वजह से ये आया 25%। और फिर पर यूनिट कैलकुलेशन जब की गई तो सेल्स प्राइस तो 8 रुपीज़ है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट आई है 6 रुपीज़ की, इसी वजह से कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 2 रुपीज़ का बनता है। और इसी तरह से फिर परसेंटेजेस जो वो निकाली जा रही हैं कि 6 जो कि वेरिएबल कॉस्ट है इसको जब हमने डिवाइड किया जो है वो सेल्स प्राइस से और फिर मल्टीप्लाई किया 100 से, ये 75% बना। और इसी तरह से यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो उसको जब हमने डिवाइड किया सेल्स प्राइस से और मल्टीप्लाई किया 100 से तो ये बना 25%। तो जो सेल्स हुई 700 यूनिट्स की 8 रुपीज़ के हिसाब से वो टोटल बनी 5600, और पर यूनिट है ज़ाहिर बात है 8 रुपीज़ के हिसाब से, इसी वजह से पर यूनिट में हम लिखेंगे 8, और परसेंटेज ज़ाहिर बात है 100% लेंगे हम, क्योंकि सेल्स को हम 100% कंसिडर करेंगे। और जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है एक्चुअली, ये जो है आई 700 यूनिट के हिसाब से 6 रुपीज़ जो कि बन रही है कॉस्ट, तो ये जो है 4200 टोटल बन गई, और पर यूनिट जो है 6 है तो ये 75% बन रहा है अमाउंट। 5600 का जब हमने परसेंटेज ली तो ये 7500 बन रहा है। और फिर जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया वो सेल्स में से जब हमने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया वो 1400 आ गया, और इसी तरह से पर यूनिट भी जब हमने 8 में से 6 माइनस किए तो ये 2 आ गए, और ये 25% बन गया। और फिक्स कॉस्ट जो कि 1000 है, जब इसको हमने माइनस किया तो प्रॉफिट जो है वो 400 आ गया। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।